Good morning, student. I am Kumar Singh, CGT Science from Mission Academy, Bandarpur Bahari. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल. Today's topic is law of constant proportion. Law of constant proportion, right? Law of constant proportion से का मीन्स क्या है? It means कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मींस ये है, लाल रंग का लाल नियम होता है, रूल होता है. कांस्टेंट प्रोपोर्शन मींस ये है कि जितने भी कंपाउंड बने हैं, जैसे एग्जांपल H2O है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है, तो इनका जो रेशियो होता है वो कैसा होता है? डेफिनेट होता है, कांस्टेंट होता है, अनचेंजेबल होता है, राइट. इसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में साइंटिस्ट को इनका नाम था लेवेस्टर, LAVOIS लेवेस्टर. इन्होंने इसके बारे में कंफर्म किया. क्या था? लेवेस्टर अलॉन्ग विद अदर साइंटिस्ट, लेवेस्टर और इसके अलावा और भी साइंटिस्ट थे, नोटेड दैट मेनी कंपाउंड्स वर कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स. इट मींस लेवेस्टर ये इसके अलावा और भी जो साइंटिस्ट हुए, इन्होंने नोट किया, इन्होंने ये देखा कि कंपाउंड जो है वो कंपोज हुआ है 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से. मींस इन्होंने लेवेस्टर और अदर साइंटिस्ट ने ये देखा कि कोई भी कंपाउंड 2 या मोर देन 2 एलिमेंट से मिलकर बना है या कंपोज हुआ है. इन्होंने क्या नोट किया? दैट मेनी कंपाउंड्स वर कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स. किसने देखा? ये लेवेस्टर और कुछ साइंटिस्ट ने. एंड ईच सच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट इन द सेम proportion. It means और क्या देखा? And each such compound had the same element in the same proportion, irrespective of where the compound come from, who prepared it. It means लेवेस्टर और साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ये देखा कि कोई भी कंपाउंड है वो 2 या मोर देन 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, वो भी उनमें जो एलिमेंट्स हैं उनका जो प्रोपोर्शन है, उनका जो रेशियो है वो कैसा है? डेफिनेट है. ये देखा इन्होंने. इन कंपाउंड सच एज वाटर. फिर उन्होंने एक एग्जांपल लिया, जैसे इन कंपाउंड सच एज वाटर, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? H2O. केमिकल फार्मूला क्या होता है? वो H2O. क्या देखा इसमें? जैसा कि कहा कि लेवेस्टर और साइंटिस्ट और वो इन्होंने कंपाउंड को देखा और ये देखा कि कोई भी कंपाउंड होता है 2 या मोर देन 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, तो उन्होंने देखा. एग्जांपल वाटर लिया, जैसे कि वाटर, द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8. 1:8. इसे केयरफुली समझिए, ध्यान से इसे. लेवेस्टर और साइंटिस्ट को इन्होंने कंपाउंड के बारे में बताया कि इसमें कोई भी कंपाउंड होता है वो 2 या मोर देन 2 एलिमेंट से मिलकर बना होता है. उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनका रेशियो जो होता है वो कैसा होता है? डेफिनेट होता है, निश्चित होता है. जैसे कि एग्जांपल लिया वाटर का केमिकल फार्मूला H2O होता है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, तो इनका रेशियो क्या होता है? द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन. इट मीन H2O में मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो होता है 1:8. 1:8. इट मींस, इज दैट क्लियर? इन H2O या इन वाटर द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड oxygen 1:8. It means whether the source of water, it means एक 9 ग्राम ऑफ वाटर इन कंपोज्ड. अगर आप इसको समझने का मतलब ये है, अगर 9 ग्राम वाटर को डिकम्पोज करेंगे, क्या करेंगे? डिकम्पोज, तोड़ने, ब्रेक डाउन करेंगे. इसके थ्रू आप समझिए, जैसे कहा वाटर कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो 1 और 8 का रेशियो है. इट मींस रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर 1:8. इसका मींस ये है, अगर आपने 9 ग्राम वाटर लिया, कितना? 9 ग्राम वाटर लिया, इसको डिकम्पोज किया, इसका मींस ये है इस 9 ग्राम वाटर में 1 ग्राम हाइड्रोजन होगी और
ग्राम ऑक्सीजन होगी, इसका मीन सी होगा, राइट। अगर आपने 9 ग्राम वाटर लिया, इसका भाग H2 होता है, तो 9 ग्राम वाटर में क्या मिलेगा आपको, 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगी और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगी। किससे आपको कंफर्म हुआ, रेशियो से, किसके, H2 के रेशियो से। H2 में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है वो होता है 1:8 का। अगर आपने 9 ग्राम वाटर लिया, इसको डिकम्पोज करेंगे तो हम पाएंगे क्या, 1 ग्राम हाइड्रोजन और 1 ग्राम क्या तो पाएंगे हम, हाइड्रोजन, ठीक है, और 8 ग्राम ऑक्सीजन आपको मिलेगा। इट मींस 9 ग्राम water is decomposed, 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obtained. Similarly in ammonia. दूसरा एग्जाम्पल आप अमोनिया का ले सकते हैं। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इसमें अमोनिया में क्या होती है, एक तो नाइट्रोजन होती है और एक हाइड्रोजन होती है। नाइट्रोजन पर N है, ऑक्सीजन पर H होता है, राइट। तो उसमें कितनी नाइट्रोजन कितनी हाइड्रोजन मिलेगी, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन को आपको मिलेगी 14 रेशियो और हाइड्रोजन का रेशियो होगा 3, इट मीन 14:3 में मिलेगी। अमोनिया के अंदर NH3, अमोनिया जो NH3 लिखा जाता है, इस अमोनिया के अंदर क्या होता है, 14:3 का रेशियो होता है, किसका, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। इट मींस अगर आप 17 ग्राम अमोनिया लेते हैं तो इस 17 ग्राम अमोनिया के अंदर 14 ग्राम जो होगा नाइट्रोजन होगा और 3 ग्राम क्या होगा, हाइड्रोजन। ये है अकॉर्डिंग टू रेशियो नाइट्रोजन हाइड्रोजन इन अमोनिया। फॉर एग्जांपल 70 ग्राम अमोनिया आपने लिया है, इसमें कितना हाइड्रोजन होगा, कितना नाइट्रोजन होगा, उसमें 14 ग्राम नाइट्रोजन होगा और 3 ग्राम हाइड्रोजन होगा। ये अमोनिया के अंदर रेशियो होता है 14:3 का, जैसे वाटर के अंदर होता है 1:8। इट मींस मैं समझता हूं इसे समझ गया होंगे, जैसे वाटर का रेशियो 1:8 है, ऐसे अमोनिया का 14:3 है। अमोनिया भी एक कंपाउंड है, इसका मतलब 14, अगर आप 17 ग्राम अमोनिया लेते हैं तो 14 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगी, 3 ग्राम आपको हाइड्रोजन मिलेगी उसमें। the law of constant proportion which is also known as the law of definite proportion. Again listen to me, तो आपने लिखा है law of constant proportion, ये law of constant proportion के एग्जांपल चल रहा है सभी, देखना आपने इसमें constant proportion में जो कंपाउंड बन रहे हैं तो एलिमेंट का जो रेशियो बिल्कुल डेफिनेट है, कांस्टेंट है, नियत है, इस चेंजेबल नहीं है, ऐसे अमोनिया है। तो कहा गया कि जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, the law of constant proportion which also known as the law of definite proportion, it means other name of law of constant proportion। अगर आपसे पूछा जाए कि राइट द अदर नेम ऑफ law of constant proportion, तो उसका अदर नेम होगा law of constant proportion का the law of definite proportion। क्या नाम होगा law of constant proportion का अदर नेम, law of definite proportion, right। law of constant proportion की जगह law of definite proportion, इस कांस्टेंट की जगह डेफिनेट लिख सकते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का अदर नेम क्या होगा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्रोस्ट, मींस इस लॉ को, जो मैं लॉ की बात कर रहा हूं डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूं, इस लॉ को किसने स्टडी किया था, एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था प्रोस्ट, PROUST। इस साइंटिस्ट ने, इनका नाम था प्रोस्ट, इन्होंने स्टडी किया था। दिस लॉ स्टडी बाय प्रोस्ट एज, क्या कहा इन्होंने, लिसन केयरफुली, जो प्रोस्ट थे, in a chemical substance the elements are always present in the definite proportion by the mass। Again listen to me, in a chemical substance, ये किसने कहा था, प्रोस्ट ने कहा था, PROUST, एक साइंटिस्ट ने प्रोस्ट ने कहा था, क्या कहा था प्रोस्ट ने, listen,
In a chemical substance, the elements are always present in definite proportion by mass. इनका मीन्स कहने का ये था कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो, उसके अंदर जो भी केमिकल प्रेजेंट होते हैं उनका रेशियो कैसा होता है, डेफिनेट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया NH3, इट मींस इनमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रेशियो वो डेफिनेट है. क्या है? फ्लूइड रेशियो 3 है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का. यही पॉइंट के थ्रू क्लियर हो रहा है कि इन केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. अब आगे देखें. लिसन. The next problem faced by scientists was to give appropriate explanation of these laws. British chemist John Dalton. It means ये जो लॉ या रिलेशन रोशनी ने कहा, इसका नाम था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आगे चल के आएंगे. तो इन प्रॉब्लम्स को क्लियर करने के लिए एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था जॉन डॉल्टन. क्या नाम था? जॉन डॉल्टन. देखिए इन्होंने क्या कहा जॉन डॉल्टन ने. The next problem faced by scientists to give the pre-explanation of these laws. British chemist थे जॉन डॉल्टन. ब्रिटिश केमिस्ट थे जॉन डॉल्टन. क्या नाम था इनका? जॉन डॉल्टन. चलिए इन्होंने क्या किया, क्या नहीं देखिए स्टडी करेंगे हम इसकी. देखिए पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं कौन थे, कहां के रहने वाले थे. तो जॉन डॉल्टन वाज बोर्न इन a poor weavers family in 1766. इट मींस जॉन डॉल्टन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था. 1766 में हुआ था. इनका जन्म कब हुआ था? 1766, 1766 में हुआ था. किसका जन्म? जॉन डॉल्टन का. इसको आप इसी तरह से पढ़ेंगे कि इनकी जीवन के बारे में बात करना है, लाइफ के बारे में बात करना है. तो जॉन डॉल्टन वाज बोर्न इन पुअर वेवर फैमिली इन 1766 इन इंग्लैंड. बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे. जॉन डॉल्टन का जन्म कब हुआ? 1766. जॉन डॉल्टन कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड. आगे देखिए. ही बिगेन हिज कैरियर एज अ टीचर. अपनी कैरियर की स्टार्टिंग में ये टीचर बन गए एट द एज ऑफ 12. मींस 12 साल की अवस्था में ये टीचर बन गए. 7 years later, 7 साल बाद he became a school principal. 7 साल के बाद में ये स्कूल प्रिंसिपल बन गए. In 1793, डॉल्टन left for Manchester. 1793 में डॉल्टन ने मैनचेस्टर को छोड़ दिया. Left for Manchester to teach mathematics, physics and chemistry in a college. और ये क्या करने लगे? एक कॉलेज के अंदर मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दिया. He spent most of his life there teaching. इन्होंने अपने जीवन का मैक्सिमम टाइम टीचिंग में स्पेंड किया एंड रिसर्चिंग, और रिसर्चिंग में इन 1808 में ही presented his atomic theory which was a turning point of the study of matter. It means इन्होंने 1808 में एटॉमिक थ्योरी दी जो मैटर को समझने के लिए बहुत ही, या मैटर को स्टडी करने के लिए टर्निंग पॉइंट था. ये जो हमने अभी सुना वो जॉन डॉल्टन के बारे में सुना. इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? लिसन टू मी. फर्स्ट वन, फुल नेम ऑफ डॉल्टन. जॉन डॉल्टन कैसी फैमिली से बिलोंग करते थे? पुअर वेवर फैमिली से ही बिलोंग करते थे. जन्म कब हुआ? 1766 में. कहां के रहने वाले थे? इंग्लैंड. कैरियर की स्टार्टिंग में कौन थे? टीचर थे. कितनी एज में टीचर बने? 12 इयर्स में. 12 साल की अवस्था में टीचर बने. 7 years later, 7 साल बाद क्या बन गए? ये एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए थे. डाल्टन ने मैनचेस्टर को कब छोड़ा? इन 1793 में. क्या क्या टीचिंग करते थे? टीचिंग में क्या क्या पढ़ाते थे? ये सब्जेक्ट बताना आपको. तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री. मोस्टली टाइम उन्होंने किस में स्पेंड किया? टीचिंग में. कौन सी थ्योरी दी? एटॉमिक थ्योरी. इससे क्या हेल्प मिली?
एटॉमिक थ्योरी से जो डाल्टन ने दी थी उससे हमें हेल्प मिली मैटर को स्टडी करने में। इट मींस बाकी इसके बाद में जो साइंटिस्ट हुए डाल्टन के बाद में, उनको इस एटॉमिक थ्योरी से जो डाल्टन ने दी, इसे हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं, इससे मैटर को स्टडी करने में आसानी हुई। इट मींस हेल्प मिली जो डाल्टन ने दी थी अपनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से ये थ्योरी जानी गई, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। यस, चलिए ये तो इनके लाइफ के बारे में था। आगे इसको तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जो पहला ला दिया था इसने रोशनी और लेवेस्टर ने, बाद में इसने डाल्टन ने इसकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको क्लियर किया। डाल्टन प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। डाल्टन ने क्या दिया, बेसिक थ्योरी दी थी किसके बारे में, अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, मैटर के नेचर के बारे में बेसिक थ्योरी दी थी डाल्टन ने। डाल्टन picked up the idea of duality of the matter which was till then just he took the name atoms as given by the Greeks. He took the name atoms. इन्होंने नाम कहां से लिया, ये ग्रीक से लिया था एटम्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का नाम ग्रीक लैंग्वेज से लिया था एटम्स। said Greeks and said that smallest particles of matter are atoms. It means ग्रीक के अनुसार भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को क्या कहा गया, एटम नाम दिया गया। His theory was based on the law of chemical combination. It means डाल्टन ने जो अपनी थ्योरी दी थी, ये थ्योरी किस पर डिपेंड थी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर डिपेंड कर रही थी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड an explanation for law of conservation of mass and law of definite proportion. डाल्टन ने जो अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, इसने क्या प्रोवाइड किया था, इसका एक्सप्लेन क्या था, किससे रिलेटेड था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से रिलेटेड था। जो भी डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी उससे ही रिलेटेड थी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अनुसार ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट और कंपाउंड और मिक्सचर, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की अगर हम बात करें तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अनुसार क्या एलिमेंट है, कंपाउंड और मिक्सचर है, इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। इट मींस डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में ये क्लियर किया, या फिर इनके अनुसार हम कह सकते हैं चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो मिक्सचर हो, एनी इन तीन में से ये सभी का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से होता है, इसे हम एटम कहते हैं। ये डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में क्लियर किया था कि वो कंपाउंड हो, चाहे एलिमेंट हो, चाहे मिक्सचर हो, इनका कॉम्बिनेशन या कंपोजिशन किससे होता है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से होता है, इसे एटम्स कहा गया या एटम कहा। द पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी मे बी स्टडी एज फॉलो। इट मींस डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में, जिसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है, उसमें कुछ पोस्टुलेट दिए, कुछ पॉइंट्स दिए, आइए उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट था इनका, डाल्टन का फर्स्ट पॉइंट, इसे केयरफुली, all matter is made by very tiny particles called atoms. डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में जो पोस्टुलेट दिए थे 6, इनमें पहला पॉइंट पोस्टुलेट था कि ऑल मैटर, जितने भी मैटर होते हैं वो टिनी पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक चाक, ये भी टिनी पार्टिकल्स से मिलकर बना है। इस टिनी पार्टिकल्स को इन्होंने नाम दिया था एटम। क्या कहते हैं, एटम्स, कॉल्ड एटम। पहला पॉइंट क्या था इनका, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, राइट। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अनुसार पहला पोस्टुलेट क्या था बेटा, कि जितने भी मैटर हैं उनका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है उसे एटम कहते हैं। सेकंड वन, एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या दिया कि जो भी एटम होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं। इट मींस एटम को और ब्रेक डाउन, तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे एक चौक है, चौक में आपने इसको तोड़ना स्टार्ट करो, ब्रेक डाउन करना, तो हैमरिंग करो, तो इस पार्टिकल में टूट जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि टूटना बंद हो जाएगा, तो उस स्टेज को क्या कहेंगे, उस पार्टिकल को कहेंगे, उसे एटम कहेंगे। तो इंडिविजुअल है, इसके बाद डिवाइड नहीं होता एटम, व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना तो इसे क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बाय केमिकल रिएक्शन। इट मींस डाल्टन ने सेकंड पोस्टुलेट में कहा किसी भी एटम को हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही उन्हें क्रिएट कर सकते हैं।
नेक्स्ट वन, थर्ड पॉइंट, atoms of given element are identical in mass and chemical properties. It means कोई भी मैटर से इसके जो एटम्स होते हैं, atoms of given element are identical. It means किसी भी एलिमेंट का कोई भी एटम होता है वो कैसा होता है, आइडेंटिकल होता है उसका मास और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी, या फिर हम कह सकते हैं उन एटम के अकॉर्डिंगली उसका मास डिफाइन होता है और उसकी प्रॉपर्टी भी, जैसे एटम होंगे वैसे इसकी प्रॉपर्टी होगी, किसी भी एलिमेंट के जैसे एटम्स होंगे वैसे इसकी प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट वन, फोर्थ पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। यस, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के एटम का शेप और साइज भी डिफरेंट होगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें H2O की, तो इस कंपाउंड में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग है, तो हाइड्रोजन को एटम होंगे अलग अलग टाइप के होंगे, ऑक्सीजन के एटम अलग टाइप के होंगे, तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग होगी, ऑक्सीजन प्रॉपर्टी अलग होगी। इट मींस हम कह सकते हैं एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यहां पर डिफरेंट एलिमेंट है, हाइड्रोजन अलग है ऑक्सीजन अलग है, ऐसे यहां पर पेट्रोलियम में नाइट्रोजन हाइड्रोजन होती है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट हो गए, तो दोनों डिफरेंट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी, राइट। इट मींस एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो जैसा एलिमेंट होता है वैसे उसकी मास होता है, वैसे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट वन, फिफ्थ, atoms combine the ratio of small whole number to form compounds. फिफ्थ पॉइंट देखिएगा, atoms combine ratio, एटम्स जब आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं एक डेफिनेट रेशियो में, होल नंबर्स की फॉर्म में, और टू फॉर्म कंपाउंड, और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसको आप इस पॉइंट में ऐसे समझ सकते हैं, होल नंबर के बाद जैसे 3.1, जैसे H2O का एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां पर बेटा समझने के लिए आपको, तो हाइड्रोजन और इसका रेशियो 1:8 होता है, तो इसे पॉइंट में ले सकते 1.2 रेशियो 1.3, इस तरह से ले सकते हैं, होल नंबर की फॉर्म में मिलेगा, आपस में जुड़ करके कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो एटम्स कंबाइन इन द रेशियो स्मॉल होल नंबर फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स क्या करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद मिलते हैं, मिलने के बाद में क्या बनाते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ये एटम कैसे जुड़ते हैं, होल नंबर की फॉर्म में, पॉइंट में नहीं कर सकते। जैसे आप देख रहे हैं 40:3 1:8 है, राइट, इस तरह से। लास्ट पॉइंट 6, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। यस, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम, कोई भी अगर कंपाउंड है तो उसमें काइंड्स ऑफ एटम के प्रकार किस तरह से होते हैं, रिलेटिव नंबर भी और एटम के टाइप्स भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। एग्जांपल के रूप में आप इसको ले सकते हैं, अगेन H2O को, जैसे H2O, राइट, 1:8 होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो एटम होंगे वो डेफिनेट होंगे और इनका साइज निश्चित डेफिनेट होगा। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स मींस हाइड्रोजन H2O के अंदर हाइड्रोजन का जो एटम का साइज होगा या नंबर होंगे वो डेफिनेट होगा, और ऐसे ऑक्सीजन का एटम जितने होंगे सबका साइज एक जैसा होगा और नंबर भी एक जैसे होंगे, चेंज नहीं हो सकते। जैसे 1 अगर H2O में देखा जाए तो 1 हाइड्रोजन एटम होगा, तो 8 ऑक्सीजन एटम होंगे और सबका साइज भी सेम होगा। हाइड्रोजन वाले एटम का साइज सेम होगा, ऑक्सीजन वाले एटम का साइज अलग से होगा, ये अलग-अलग नहीं हो सकता। इट मींस सेम टाइप के एटम्स का साइज सेम ही रहता है, किसी भी एलिमेंट के, कोई भी एलिमेंट है उसके जो एटम होंगे उसका साइज सभी का सेम होगा, डिफरेंट नहीं हो सकता। द रिलेटिव number and kinds of atoms constant in a given compound, constant होता है, जैसे आप H2O 1:8 है तो इसमें हाइड्रोजन 1 होगा, ऑक्सीजन 1 भी होगा, कंपाउंड नहीं हो सकता। अगर ये रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा तो वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा, राइट। यस, तो आज हमने क्या स्टडी किया, चैप्टर 3 का एटम मॉलिक्यूल्स हमने स्टडी किया, लास्ट क्वेश्चन कंक्लूजन लेवेस्टर प्रोस्ट के बारे में उन्होंने क्या कहा, इसके बारे में रूली के बारे में, इसके हमने आप स्टडी किया। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में उन्होंने 6 पोस्टुलेट दिए थे, जिसको मैंने 1 by 1
डिस्कस किया। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम।